नमस्ते मेरे प्यारे, मेधावी, परिश्रमी और जिज्ञासुक बच्चों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास के दौरान आने वाली समस्याओं को मुझे लिखकर भेज रहे हैं। मैं लगातार उनका समाधान भी दे रही हूँ आपको, और फिर भी अगर आप में से किसी का भी कोई प्रश्न रह जाए तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल लिखा है। आप मुझे निसंकोच उस पर अपना सवाल, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं आपको शीघ्र ही उनका जवाब भी दूंगी। आज के वीडियो में कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें प्रस्ताव लेखन के बारे में जानना है। कुछ बच्चों ने लिखा कि प्रस्ताव और पत्र को हम एक ही जैसा समझते हैं, पर मैं यहाँ पर स्पष्ट करूं बच्चों, प्रस्ताव और पत्र के बीच में अंतर है। प्रायः हम दोनों को एक सा मान लेते हैं, पर लिखते समय हमें प्रस्ताव लेखन में किस तरह से विषय वस्तु को लिखना है और हम पत्र में किस तरह से लिखते हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है। आज मैं आपको पहले प्रस्ताव लेखन के बारे में बताऊंगी। प्रस्ताव को अगर हम अंग्रेजी शब्द प्रपोजल के माध्यम से समझें तो आप ये बात जल्दी समझ सकेंगे, क्योंकि पत्र का मतलब है लेटर और प्रस्ताव के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं प्रपोजल, यानी कि उसमें हम एक योजना बनाते हैं और उसको हम अपने किसी बड़े अधिकारी को, यदि आप स्कूल में हैं तो अपनी प्रधानाचार्य को, अपनी क्लास टीचर को, कक्षा अध्यापिका को भेजते हैं और उससे उन पर उनकी सहमति मांगते हैं। इसे आप कहेंगे ये एक प्रपोजल, एक हमने एक योजना बनाई और उसकी सहमति के लिए हमने उसको अपने से किसी बड़े के पास भेजा। आइए हम बात करते हैं कि प्रस्ताव लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो आईबीडीपी, आईजीसीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप प्रस्ताव लेखन आपके कक्षा की विषय वस्तु में शामिल है या फिर आप पत्र और प्रस्ताव के बीच में अंतर जानना चाहते हैं। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं प्रस्ताव लेखन का अर्थ क्या है। प्रस्ताव लेखन, मैंने जैसा आपको बताया कि प्रस्ताव का मतलब ही है योजना, और योजना बनाना पत्र लिखने की अपेक्षा अलग मायने रखता है। इसलिए आइए हम सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि प्रस्ताव और पत्र में क्या अंतर है। प्रस्ताव लेखन का अर्थ, प्रस्ताव लेखन किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त कर विषय अथवा विचारों पर अन्य लोगों की सहमति प्राप्त करना है। प्रायः प्रस्ताव लेखन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई विचार या कार्य करने की योजना होती है। उसके लाभ बताते हुए हम दूसरे लोगों को उन विचारों से अवगत कराते हैं और प्रस्ताव प्रस्तुत कर सहमति लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम विद्यालय में, आप मान लीजिए कि आप छात्र संघ के सचिव हैं और आप विद्यालय में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को एक सांस्कृतिक सभा का आयोजन करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हम प्रस्ताव के माध्यम से अपनी योजना को संक्षेप में लिखकर अपनी प्रधानाचार्य, निरीक्षक, प्रबंधक को भेजेंगे और उनके विचार जानने और सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपने प्रस्ताव को पारित करके उसको कार्य रूप दे सकते हैं। कई बार हम दैनिक जीवन में भी प्रस्ताव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से ही कोई एक बच्चा अपने माता पिता से इस बार अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहता है। तो उदाहरण के तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम माता पिता के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे कि इस बार वे हमें जन्मदिन पर पार्टी आदि का खर्चा ना करें, बल्कि एक साइकिल खरीदवा दें। उससे आपको विद्यालय जाने की भी सुविधा हो जाएगी
और आपका श्रम भी बचेगा। आप इस संदर्भ में माता पिता को ये बात समझा सकते हैं कि ये साइकिल चलाना मेरे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। अब आप इस प्रस्ताव को अपने माता पिता के सामने रखेंगे और उनसे सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा कि आप अगर माता पिता को इसी संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, और अगर आप इसको प्रस्ताव की शक्ल में माता पिता के सामने रखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय या विचार पर यदि हमें सहमति प्राप्त करनी हो तो उस उद्देश्य से लिखे गए विचार को पूर्ण विवरण के साथ क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप से लिखना प्रस्ताव लेखन कहलाता है। थोड़ा सा बारीक फर्क है प्रस्ताव और पत्र में, लेकिन आपकी लेखन शैली में वो अंतर अवश्य दिखाई देना चाहिए। इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि प्रस्ताव लेखन के क्या अंग होते हैं, तो सबसे पहले उसका एक विषय या कोई आप शीर्षक लिख लीजिए, प्रस्तावना से उसे प्रारंभ कीजिए, 1 या 2 लाइनें आप इस बारे में लिख सकते हैं। फिर आपके प्रस्ताव का मुख्य भाग कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आप उसके लाभ भी अवश्य बताएं ताकि जिस अधिकारी को आप अपना वो प्रस्ताव भेज रहे हैं वो उसकी उपयोगिता को समझकर अपनी सहमति दे सके। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका प्रस्ताव संक्षिप्त होना चाहिए। आपने अभी ये सिर्फ एक योजना बनाई है, उसे कार्यान्वित करने में हो सकता है कि आपको कुछ स्टेप्स और शामिल करने पड़े, तो यहाँ पर आप संक्षिप्तता का भी बराबर ध्यान रखेंगे और अंत में उस प्रस्ताव के लाभ बताते हुए आप अपने लेखन का अंत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे कि प्रस्ताव किस तरह से पत्र से अलग है। अब हम बात कर लेते हैं प्रस्ताव लेखन के नियमों की। ये जानकर आप और भी अच्छी तरह से पत्र और प्रस्ताव के बीच में अंतर समझ पाएंगे कि प्रस्ताव लेखन का ये नियम है कि विषय या शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए ताकि विषय के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप जिसको भी वो प्रस्ताव भेज रहे हैं वे पढ़ने के लिए उसे उत्सुक हों। तो सबसे पहले आपका शीर्षक अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रस्तावना में आप विषय को स्पष्ट करें। जैसे विद्यालय में चौथे शनिवार को आप विशेष सभा का आयोजन क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या फायदा होगा, वो जरूर स्पष्ट करें। मुख्य भाग में आप आयोजन में क्या क्या करना चाहते हैं संक्षेप में बताएं और उसके लाभ भी बताएं। संक्षिप्तता का भी विशेष ध्यान रखें। विषय अथवा समस्या से संबंधित विवरण संक्षेप में दें। इसे बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं और वो ज्यादा स्पष्ट होता है और जल्दी पढ़ा जाता है, आसानी से समझा भी जा सकता है। तो बच्चों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप बिंदु के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। अंत में आपके सुझाव किस प्रकार आप आयोजन करेंगे और किस तरह वो फायदेमंद साबित होगा, ऐसा लिखते हुए आप अपने प्रस्ताव का अंत करें ताकि आप ये बता सकें कि अगर हम विशेष सभा का आयोजन कर रहे हैं तो उससे आपके सहयोगी छात्र किस प्रकार लाभान्वित हो सकेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं प्रस्ताव लेखन की। यहाँ मैंने बच्चों आपकी सुविधा के लिए एक प्रश्न दिया है ताकि आप प्रस्ताव को अच्छी तरह से समझ पाएं। प्रश्न है, आप स्कूल की वेशभूषा में बदलाव चाहते हैं। बदलाव की अनुमति के लिए अपने स्कूल के प्रबंधक महोदय को लगभग 250 से 400 शब्दों में प्रस्ताव लिखिए जिसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए और बदली हुई वेशभूषा का शारीरिक मानसिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा इन बिंदुओं की चर्चा करते हुए आपको प्रस्ताव लेखन करना है। इस प्रश्न को आप 2 बार पढ़िए, समझिए
और इसके बाद इस उदाहरण को देखिए तो आप समझ पाएंगे कि आप प्रस्ताव कैसे लिखेंगे। मैंने इसीलिए आपको एक उदाहरण के रूप में ये लिखकर दिखाया है ताकि आप इसे आसानी से और अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, इसमें आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि कुछ पत्र के फॉर्मेट से, पत्र के प्रारूप से मिलता-जुलता प्रारूप है। पहले हमने लिखा सेवा में, स्कूल प्रबंधक, संस्कार वैली, द मॉरल हाई स्कूल, हमने स्कूल का नाम दिया मुंबई। यहाँ हमने प्रस्तावक, मैंने अपना नाम दिया है रेनू सक्सेना, आप अपना नाम लिखेंगे। दिनांक 1 फरवरी 2022। विषय है हमारा स्कूल की वर्दी या गणवेश में बदलाव। अब आप प्रस्ताव की जो मुख्य विषय वस्तु है उस पर आते हैं। महोदय, मैं यह प्रस्ताव इसलिए लिख रही हूं क्योंकि समय के साथ कदम मिलाते हुए बदलाव को स्वीकार करना विकास व उन्नति का प्रतीक माना जाता है। पिछले 3 से 5 वर्षों में विद्यालय में कई क्षेत्रों में बदलाव आए हैं, परंतु गणवेश में कोई बदलाव का निर्णय नहीं लिया गया। मेरा विचार है कि समय के अनुसार गणवेश में बदलाव छात्रों में नए उमंग और उत्साह तथा खुली सोच का संचार करेगा। इस संदर्भ में मेरे सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। छात्र छात्राओं के लिए समान गणवेश, शर्ट और पैंट को निश्चित किया जाए। समान वेशभूषा लिंग भेद की समस्या का समाधान करेगी। शर्ट पैंट छात्र छात्राओं के लिए रुचिपूर्ण पहनावा होगा। गर्म जलवायु का ध्यान रखते हुए हम हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पैंट का चुनाव कर सकते हैं। मेरे विचार से नीला रंग उत्तम होगा। कार्य करने, खेलकूद, विज्ञान या प्रयोगशाला में काम करने के लिए भी यह पहनावा अनुकूल होगा। आपने देखा, मैंने साथ साथ उसके फायदे भी स्पष्ट कर दिए। अब और मैं बात बता रही हूं आगे, बदलाव के लाभ। वेशभूषा में बदलाव स्कूल प्रबंधन की खुली व वृहद सोच का परिचायक होगा। अभिभावकों की दृष्टि में भी स्कूल की उत्तम छवि का निर्माण होगा। छात्रों में स्कूल की परंपराओं के प्रति सम्मान और वेशभूषा के प्रति अपनेपन की भावना का विकास होगा। छात्र छात्राओं में नए वेशभूषा को पहनने से नएपन की भावना का भी संचार होगा। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वेशभूषा में बदलाव लाने से छात्रों में खुशी, संतोष, विद्यालय की छवि व समय के साथ बदलाव की खुली और स्वस्थ सोच के कारण विद्यालय का नाम ऊंचा ही उठेगा। निश्चय ही विद्यालय नई ऊंचाइयों की ओर आरोहण करेगा। धन्यवाद। आपने देखा, मैंने अपनी बात को रखते हुए उसके लाभ भी बताए और उस बदलाव के सभी छात्रों पर, विद्यालय के सभी छात्रों पर क्या असर होगा, विद्यालय की छवि के लिए वो कितना फायदेमंद साबित होगा, ये बताते हुए मैंने अपने प्रस्ताव का अंत किया। प्रस्ताव लिखते समय यहाँ पर मैंने शब्द सीमा जो प्रश्न में दी गई थी उसका ही ध्यान रखा है। आप अपने प्रश्न में आपको जो भी शब्द सीमा दी गई हो उसका ध्यान रखते हुए आप अपनी विषय वस्तु को संक्षिप्त कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, अब आपको प्रस्ताव लेखन का प्रारूप इस उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए एक पत्र का उदाहरण भी दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि पत्र और प्रस्ताव में किस तरह से भाषा शैली और विषय वस्तु का अंतर हुआ। एक सामान्य सा प्रश्न मैंने यहाँ आपके सामने रखा है कि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध एवं प्रत्येक छात्र के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते हुए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और अब देखिए, मैंने पत्र में भी आपको यहाँ 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। कंप्यूटर विषय का महत्व, कंप्यूटर के प्रयोगात्मक अभ्यास की अनिवार्यता और भविष्य में होने वाले लाभ। आप इन तीनों संकेत बिंदुओं को अपने पत्र की विषय वस्तु में शामिल करेंगे। देखिए, अब आपको यहाँ लगता होगा कि पत्र का प्रारूप भी प्रस्ताव के प्रारूप से काफी मिलता जुलता है, पर इसमें कहीं भी प्रस्तावक का नाम नहीं है। दिनांक आप सबसे ऊपर डाल सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य, आदर्श विद्यालय, पटेल नगर, रामपुर। पत्र में जैसा आप विषय लिखते हैं
ये एक औपचारिक पत्र है, तो आप यहाँ पर विषय लिखेंगे, उसके बाद मान्यवर या महोदय के साथ आप अपने पत्र का प्रारंभ करेंगे। कक्षा 9 का छात्र प्रतिनिधि मैं अपने विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की एवं प्रत्येक छात्र के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था के लिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। आज के तकनीकी समय में कंप्यूटर के महत्व से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। शहर के लगभग सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही कंप्यूटर पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक अभ्यास कराया जा रहा है। हमारे विद्यालय में व्यवस्था न होने के कारण हम भविष्य में कक्षा 12 के बाद कंप्यूटर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पूर्व अनुभव, प्रयोगात्मक ज्ञान, अभ्यास या विषय की जानकारी नहीं होगी। अतः हम सभी छात्र आपसे अनुरोध करते हैं कि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रत्येक छात्र के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराएं, ताकि हम विद्यार्थी समय की दौड़ में शामिल हो सकें और आगे रहकर विद्यालय का नाम रोशन करें। समस्त छात्र वर्ग आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा है, क्योंकि परीक्षा में जब कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप भी ये बात ध्यान रखें बच्चों कि अपने नाम की जगह आप आबासा लिखें। कक्षा 9 छात्र प्रतिनिधि, और दिनांक आप अंत में भी डाल सकते हैं। मैंने इसीलिए ये लाल रंग से लिखकर दिखाई है कि अगर आपने प्रारंभ में दिनांक नहीं डाली है तो आप दिनांक यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपका पत्र का प्रारूप। अब आप आसानी से समझ सकेंगे कि पत्र लिखते समय किस प्रकार की भाषा शैली थी और प्रस्ताव लिखते समय किस प्रकार की भाषा शैली थी, और दोनों में ही विषय वस्तु का किस तरह से अंतर रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब इस अंतर को अच्छी तरह से समझ सके होंगे, और अगर फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा शेष रह जाती है तो आप मुझे ईमेल पर लिखिए। मैं आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का और शीघ्र अतिशीघ्र शांत करने का पूरा प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को 100% अंकों के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।